हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 10। और आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लेयोट्रॉपी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स आज आपको कवर करने हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास पहले टॉपिक से, जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए, पॉली शब्द का मतलब होता है एक से अधिक या मल्टीपल, है ना, बहुत सारे, मैनी। ठीक है, मल्टीपल या फिर मैनी। और जेनिक मतलब यहाँ पर जीन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे जीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन मोर देन व्हेन मोर देन वन जीन। ठीक है, या ब्रैकेट में आप लिख लीजिए मल्टीपल जीन्स या मेनी जीन्स कंट्रोल कंट्रोल द कंट्रोल अ सिंगल माने एक। ठीक है, सिंगल फिनोटाइप, एक से अधिक जीन अगर एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, एक से अधिक जीन अगर एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करें, देन इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं था। ये न्यू एनसीईआरटी मींस आपके पास तो न्यू ही होगी, मतलब कि जो इधर 2020 के बाद वाली एनसीईआरटी है उसमें आपको ये मिलेगा, उसके पहले वाले एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी के पास 2020 की से भी पुरानी एनसीईआरटी है तो वो लोग उसको डाउनलोड करें नेट से या फिर खरीदें, जो करना है करें। तो न्यू एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, और यहाँ पर एक ही जीन है जो कि एक से अधिक फेनोटाइप को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, एक ही जीन है। हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 10। और आज जो टॉपिक्स हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो ये हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लेयोट्रॉपी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, आज ये तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लेयोट्रॉपी, ये देखिए न्यू एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो जैसे मैं स्टार्ट करूं, ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये आपके न्यू एनसीईआरटी में है। ओके, मतलब 2020 के बाद वाली जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके पहले वाली एनसीईआरटी में ये प्रेजेंट नहीं थे। तो आई होप सबके पास 2020 की बाद वाली एनसीईआरटी होगी, वहां पे आपको ये मिलेगा। ओके, चलिए, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पॉली शब्द का मतलब क्या है। देखो, पॉली शब्द का मतलब हो गया मल्टीपल या बहुत, बहुत सारे। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी। ठीक है, तो पॉली मीन्स मेनी या मल्टीपल। तो मल्टीपल या बहुत सारे, एक से अधिक। जेनिक मतलब क्या? जीन्स। ठीक है, जेनिक मतलब जीन्स। तो जब बहुत सारे जीन्स, जेनिक मतलब जीन्स, जब बहुत सारे जीन्स मिलकर एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि व्हेन व्हेन मोर देन वन जीन व्हेन मोर देन वन जीन, ऐसे लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो व्हेन मल्टीपल जीन्स। ठीक है, व्हेन मल्टीपल जीन्स व्हेन मल्टीपल जीन्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। कंट्रोल कंट्रोल अ सिंगल फिनोटाइप, कंट्रोल करता है सिंगल फिनोटाइप को। ठीक है, कंट्रोल अ सिंगल फिनोटाइप, कंट्रोल अ सिंगल फिनोटाइप, then then it is called then it is called then it is called पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देन इसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो अब जैसे इसका एग्जांपल लेंगे तो और भी ये क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही जीन है
और एक जीन, सॉरी यहाँ पर बहुत सारे जीन है, मोर देन वन जीन है, और वो सारे जीन मिलकर के सिंगल फिनोटाइप, एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्किन कलर, ठीक है। हाइट भी इसके एक एग्जांपल में आती है, ठीक है। स्किन कलर हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्लावर कलर भी होता है, ठीक है। फ्लावर कलर, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स अलग अलग शेड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर हाइट, ओके, हाइट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि कोई इंसान अगर मान लो सिर्फ या कोई इंसान 6 फीट का ही है, या फिर कोई इंसान 3 फीट का ही है ना, या तो टॉल है तो डॉर्फ है, बीच में भी तो मिलता है इंसान की, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीच का भी कुछ हाइट होता है, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पॉलीजेनिक। ऐसे ही हमको बस यहाँ पर एक चीज पढ़ना है हमारे सिलेबस के अनुसार, वो है स्किन कलर, ठीक है। स्किन कलर, तो स्किन कलर के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो एनसीईआरटी में वही पढ़ेंगे। और स्किन कलर जो है ये एक सिंगल फिनोटाइप है, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं कि स्किन कलर इज वन फिनोटाइप, ठीक है। वन फिनोटाइप दैट इज कंट्रोल्ड, दैट इज कंट्रोल्ड दैट इज कंट्रोल्ड by by more than वन जीन, एक से अधिक जीन से कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, जैसे ए बी सी, 3 जीन्स के नाम लिख रहे हैं, आर 3 जीन्स, ठीक है। मैं 3 जीन्स मान लो लिख रहा हूँ। अभी ए बी और सी एक तरह से अलील है, क्योंकि ए के साथ एक स्मॉल ए भी आएगा, बी के साथ एक स्मॉल बी भी आएगा, सी के साथ एक स्मॉल सी भी आएगा, अभी लिखेंगे उसको भी। तो ए बी सी 3 जीन्स है मान लीजिए, और ये तीनों जीन्स मिलकर के एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करती हैं, और उस फिनोटाइप का नाम है स्किन कलर, ठीक है। तो जब स्किन कलर की बात हो रही है तो मैं सिर्फ सिंगल फिनोटाइप की बात कर रहा हूँ, और सिंगल फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाई मोर देन वन जीन। इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारी जीन्स है जो कि एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब देखिए इसको ए बी सी का क्या महत्व है वो समझते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर। तो हम लिखेंगे कि व्हेन कैपिटल ए, जब भी कैपिटल की बात हो रही है, व्हेन कैपिटल ए इज प्रेजेंट, जब भी कैपिटल ए प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे डार्क स्किन कलर नजर आता है। जब कैपिटल ए प्रेजेंट होता है तो इससे आपको नजर क्या आएगा? डार्क स्किन कलर। उस इंसान के पास डार्क स्किन कलर थोड़ा सा आएगा, ठीक है। अगर हम बोलें कि जो दूसरा जीन है वो क्या है? कैपिटल बी, व्हेन कैपिटल बी इज प्रेजेंट। इस तरह से कैपिटल एक और क्या था? व्हेन कैपिटल सी इज प्रेजेंट। तो कैपिटल जब भी आ रहा है, ए आए बी आए या सी आए, इन तीनों से ही क्या होने वाला है? इन तीनों से ही आने वाला है डार्क स्किन कलर, ठीक है। और समझते हैं, देखिए, लेकिन अगर मान लीजिए कैपिटल के बदले स्मॉल आ जाए, तो मैं लिखूंगा सिमिलरली, सिमिलरली व्हेन व्हेन स्मॉल ए इज प्रेजेंट। मान लो जब स्मॉल ए प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या आएगा? तो स्मॉल ए जब प्रेजेंट होगा उसी तरह से मान लो स्मॉल बी जब प्रेजेंट होगा, उसी तरह से स्मॉल सी जब प्रेजेंट होगा, ठीक है। ए बी और सी एक बार कैपिटल में लिख रहे हैं तो डार्क मिल रहा है, और अगर हम स्मॉल में लिख रहे हैं तो हमको लाइट कलर मिल रहा है, हल्का कलर, लाइट स्किन कलर, ठीक है। डार्क मतलब उसका कलर सांवला होगा ऐसे बोल सकते हो, काला होगा ऐसे बोल सकते हो, लाइट मतलब गोरा होगा, फेयर होगा, ठीक है। तो जब भी स्मॉल वाले अलील्स प्रेजेंट होंगे तो आप समझ लीजिए स्मॉल वाले के लिए लाइट स्किन कलर नजर आएगा, और जब भी कैपिटल वाले प्रेजेंट होंगे तो आप समझ के रखिए कि कैपिटल वाले जब होंगे तो उससे डार्क कलर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अगर अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो इसमें कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं एक इंसान का, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अब देखो इसमें कितने कैपिटल हैं, गिनो इसमें, इसके अंदर कितने कैपिटल हैं? तो इसके अंदर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कैपिटल हैं। स्मॉल कितने हैं? 0 स्मॉल, ठीक है। तो ये पूरा कैसा होगा? ये जो इंसान होगा ये कैसा होगा? टोटल
डार्क, टोटल डार्क ना बोल के मैं एक चीज और बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, ये पूरी तरह से ब्लैक होगा, ठीक है। तो इसका अगर तुम लिखना चाहो तो इसको तुम लिख सकते हो कि ये ब्लैक है, ऐसे लिख लो। तो ये इंसान जो है ये पूरी तरह से ब्लैक स्किन कलर होगा, इसका स्किन कलर पूरी तरह से ब्लैक होगा, क्योंकि 6 कैपिटल है 0 स्मॉल है, ठीक है। ऐसे ही आप बाकियों का भी लिख लीजिए, जैसे हम इसके आगे लिखें, अगर मान लो से ये फर्स्ट नंबर लिख दिया, ऐसे सेकंड लिख लो, मान लो मैं लिखूं कैपिटल ए, एक स्मॉल लिख दो, एक काम करो, ठीक है, एक स्मॉल लिखो, बाकी सबको कैपिटल रखने दो, बाकी सब कैपिटल है। तो कितने कैपिटल कितने स्मॉल, अब देखिए गिनिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अब अगर आप गिनेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसको छोड़कर, स्मॉल ए को छोड़ सभी के सभी क्या है, कैपिटल है, इसको छोड़ दीजिए बाकी सारे कैपिटल है, तो 5 कैपिटल है इसके अंदर, ठीक है, और एक स्मॉल है, ठीक है। इसका भी कुछ कलर होगा, मैं बताता हूँ, रुको। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, पहले इसको देख लो ऐसे। अब करना क्या है, एक एक करके कैपिटल को घटाना है और स्मॉल को बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे जैसे यहाँ पे एक और लिख लीजिए, एक कैपिटल और कम कर दीजिए और एक स्मॉल और बढ़ा दीजिए, तो बी को मैंने स्मॉल कर दिया, एक और कैपिटल सी, कैपिटल सी, ठीक है। तो देखो इसमें कितने कैपिटल, इसके अंदर 4 कैपिटल, ठीक है, 4 कैपिटल और 2 स्मॉल, बात समझ आ रही है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि कितने कैपिटल है और कितने स्मॉल है। जितना अधिक कैपिटल होगा, जितना अधिक कैपिटल अक्षर होगा, उतना स्किन ज्यादा डार्क होगा। स्किन की जो डार्कनेस है, कालापन है, वो इस चीज पर डिपेंड कर रही है कि कैपिटल अक्षर कितने हैं, ठीक है, या अक्षर ना बोल के मैं बोलूं जीन्स या अलील्स कितने हैं। जितने कैपिटल वाले अलील्स ज्यादा होंगे उतना कालापन ज्यादा होगा, जितने स्मॉल वाले अलील्स ज्यादा होंगे उतना गोरापन ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड केस में, जो एग्जांपल लिया हमने, देखो फर्स्ट वाले केस में एक भी स्मॉल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 6 कैपिटल। तो ये इंसान पूरी तरह से ब्लैक होगा, जैसे कि अफ्रीका में जो जंगली लोग, बहुत आपने फोटो देखा होगा, पूरा ब्लैक होते हैं, एकदम ब्लैक, वैसा। तो वो उनके अंदर एक भी स्मॉल वाला अलील है ही नहीं, इसलिए पूरी तरह से ब्लैक है, ठीक है। 5 कैपिटल और एक स्मॉल मतलब थोड़ा सा कम काला, ठीक है, वो भी काला है बट थोड़ा कम काला है, तो उसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, आई विल राइट वेरी डार्क, वेरी डार्क, वेरी डार्क ब्राउन। इसका जो कलर है वेरी डार्क ब्राउन है, ठीक है। अब देखो इसमें 4 कैपिटल कर दिया, एक और स्मॉल बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा और भी सफेद होगा ये, है ना। वेरी डार्क ब्राउन से थोड़ा कम काला होगा, डार्क ब्राउन, समझे, डार्क ब्राउन। 3 हो गए। अब करना क्या है, हमें एक एक कैपिटल कम करते जाना है। तो अब अगले वाले में देखो, मैं सी को भी एक स्मॉल दूंगा और एक कैपिटल कर दूंगा। सी वाले को देखो मैंने दोनों यहाँ पर दोनों कैपिटल रखा है ना। अब यहाँ पर अगले वाले में इसको एक स्मॉल बढ़ाना है हमको। नेक्स्ट पेज पे चलिए, आइए, इसको पहले कॉपी करिए यहाँ तक, उसके बाद आगे चलिएगा, पॉज करिए, कॉपी करिए, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, तो सी वाले में एक और बढ़ा दो, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 लिख दिया, 4 नंबर। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ठीक है। तो यहाँ पर सी देखो दोनों कैपिटल था, इसमें मैंने एक और सी स्मॉल कर दिया। तो अब अपने पास कितने कैपिटल रह गए, गिनते हैं, आइए। तो अब इसमें देखो सिर्फ 3 कैपिटल है ना, बराबरी का मुकाबला हो गया। तो 3 कैपिटल है इसके अंदर और 3 ही स्मॉल है, तो इसको आप बोल देंगे कि इसका जो कलर है वो है ब्राउन। इसी को हम एक और नाम भी देते हैं, मोलेटो। इंडिया में जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो ब्राउन पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। तो जो ब्राउन पॉपुलेशन है ये मलेटो कहलाती है, मलेटो, ठीक है। ये एक साइंटिफिक नाम है, मलेटो। वैसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। एनसीईआरटी में बस इतना लिखा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ऐसे करके लिखा हुआ है। और स्मॉल ए, स्मॉल बी ऐसे करके लिखा है, ये मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी भी। लेकिन उस चीज को समझने के लिए ये सारी चीजें जो हम लिख रहे हैं समझना पड़ेगा। तो हम आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जा रहे हैं, हम चीजों को, कंसेप्ट को इन डेप्थ लेके जा रहे हैं, ताकि वो कंसेप्ट पूरी तरह से आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। नहीं तो ऊपर से पढ़ाने कोई फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए हम टॉपिक से नहीं भटक रहे हैं, हम उसी टॉपिक के अंदर ही हैं। बस ये चीजें, नाम वाम जो है सेटअप नहीं लिखा है, बट आपको चीजें समझ में आए इसलिए लिखे। अब कोई जरूरत नहीं है आपको इसका नाम याद करने का, आप ब्राउन याद रखिए बस, दैट्स इट। अब चलो एक और कैपिटल कम करो,
अब देखो एक कैपिटल कहाँ से कम करें, मान लो किसी को भी, तुम्हारी इच्छा, हम ए को दोनों स्मॉल कर दिए, ठीक है, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, ठीक है, ऐसे कर दिए। एक काम और करो, फिर एक और कैपिटल हटा दो, बी को भी हटा दो, स्मॉल सी, एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, ठीक है। आखिर में क्या करना है, सारे के सारे स्मॉल कर दिए, एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये कैसे आया वो समझना जरूरी था, इसलिए मैंने पूरा एक एक लाइन लिखा है, समझे बात। चलो अब कैपिटल का नंबर गिनते हैं सभी केसेस में। आइए देखिए फिफ्थ वाला केस, ये वाला, कितने कैपिटल, दो कैपिटल बस, दो कैपिटल और बाकी चार के चार क्या है, स्मॉल है। तो इसको हम बोलेंगे वेरी लाइट, हल्का, बहुत ही हल्का ब्राउन, ठीक है। अब ये इसमें गोरापन बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, फेयर एंड लवली का ऐड देखे हो, वैसा ही शेड अलग अलग आ रहा है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद, वैसे फेयर एंड लवली लगाकर कोई वैसा गोरा हो नहीं जाता, जेनेटिकली वो वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये सब एड में उल्लू बनाते हैं वैसे। एनीवेज उसके ऊपर केस भी चला था कुछ कुछ, इसलिए नाम फेयर से हटा दिया है अभी। बट हमें क्या करना, हमें ये देखना, देखो एक कैपिटल कर दिया, पांच स्मॉल कर दिया, तो इसको देखो वेरी लाइट ब्राउन लिखा है। अब इसको करेंगे, इसको लाइट ब्राउन करो, इसको लिखो लाइट ब्राउन, उसके बाद वेरी लाइट ब्राउन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वेरी लाइट, और भी लाइट हो गया, और भी हल्का कलर है इसका, पहले लाइट ब्राउन फिर वेरी लाइट ब्राउन, ठीक है। और फाइनली जाकर के इसमें सारे के सारे स्मॉल हो गए, जीरो कैपिटल सिक्स स्मॉल, ये पूरी तरह से व्हाइट हो चुका है, ठीक है। तो पूरी तरह से व्हाइट भी आपने देखा होगा, ऐसे इंसान जो नॉर्थ पोल की तरफ रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा व्हाइट होते हैं, ठीक है। और कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिसमें स्किन कलर का लॉस होता है, जैसे कि एल्बिनोज होते हैं, नाम सुने हो, तो इस सिलेबस में नहीं है वैसे। तो उसमें भी स्किन कलर का जब पिगमेंटेशन लॉस होता है, स्किन कलर खत्म हो जाती है, उसमें भी पूरी तरह से जो व्हाइट कलर के लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, चर्क उसको बोलते हैं, चर्क या चरक, ओके, हिंदी में कहते हैं। तो एल्बिनोस भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो वो सारे केस व्हाइट वाले होते हैं, बट वो एक नॉर्मल केस नहीं है, मैं यहाँ नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल व्हाइट ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 7 पॉसिबिलिटी आ गई, और इसका एक रेशियो भी था जो आपको नहीं करना है, 1:4:6:15:2, ऐसे कुछ था, नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, क्योंकि 130 के बाहर है तो हम नहीं करा रहे। तो बस इतना ही करना है, दैट्स इट। ये स्किन कलर का अलग अलग टाइप हो गया, 7 अलग अलग शेड हो गया। फेयर लवली को याद रखो, ठीक है, रिमेंबर फेयर एंड लवली का एड, रिमेंबर फेयर एंड लवली का एड, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, रिमेंबर फेयर एंड लवली वाला एड, ठीक है। हालांकि उससे कोई जीन्स जीन्स में कोई चेंजेस नहीं आते, बट एड में दिखाते हैं लोग, ठीक है। तो ये बिल्कुल जेनेटिक प्रक्रिया है, इस तरह से इसको पढ़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बार इसको नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, प्लियोट्रॉपी। आइए, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लियोट्रॉपी। ओके, प्लियोट्रॉपी, यस। तो प्लियोट्रॉपी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, तो प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा, बहुत सारे जीन है और सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, बहुत सारे जीन थे वहां पर और सिंगल कैरेक्टर था। इस बार क्या है, इस बार उल्टा है, इस बार है एक ही जीन है और बहुत सारे कैरेक्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि when a single when a single जीन, जीन एक है, वहां पर जीन बहुत सारे थे, मेनी जीन्स थे, यहाँ एक जीन है, उल्टा है। when a single gene gives multiple phenotypes, single gene gives multiple phenotypes, ठीक है, such gene is called, ऐसे जीन को हम क्या कहेंगे, such gene is called pleiotropic gene, प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन क्या है, PKU, ठीक है। PKU एक बीमारी है जिसका फुल फॉर्म होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। आगे पढ़ेंगे डिजीज वाले टॉपिक, इसी चैप्टर में एक टॉपिक है डिजीज, जेनेटिक डिजीजेस, तो वहां पर ये चीज डिटेल में पढ़नी है, ये बस यहाँ नाम का पढ़ना है, ठीक है। तो हम शॉर्ट बता रहे हैं बस अभी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। अच्छा, अभी आप बस ये समझ के रखिए कि इस फिनाइल कीटोन्यूरिया का कारण क्या है, ये क्यों होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉज, कॉज ऑफ PKU, किस कारण से ये PKU हो रहा है वो अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो
इसको भी डिटेल में पढ़ना है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, सिंगल जीन म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो आप बस सिंपल याद रखिए कि एक जीन होती है, जो कि जीन से क्या होता है कि एक एंजाइम बनता है। तो आप जानते हैं कि जीन क्या है, डीएनए ही है ना। अब आपने पढ़ा है कि जीन्स या डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनता है, एंजाइम, है ना। ये चीज पढ़े हैं आप। तो अगर कोई जीन में गड़बड़ हुआ या डीएनए में गड़बड़ हुआ, ठीक है, अगर म्यूटेशन हुआ, चेंज हुआ, म्यूटेटेड डीएनए है मान लो, तो उससे आरएनए भी गड़बड़ बनेगा, ठीक है, उससे प्रोटीन भी गड़बड़ बनेगा और उससे एंजाइम भी गड़बड़ बनेगा। तो इससे होता क्या है, जो एंजाइम बनता है, ठीक है, उससे एंजाइम भी क्या होता है, डिफेक्टिव एंजाइम बनता है। डिफेक्टिव या इनएक्टिव एंजाइम ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे ना इसको, कि 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं, याद करो, है ना। तो डिफेक्टिव एंजाइम बनते हैं, ठीक है। और वो जो डिफेक्टिव एंजाइम है उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में कुछ दिक्कत आती है। क्या आती है एग्जैक्टली वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। बस अभी आप ये समझो कि कॉज क्या है, म्यूटेटेड जीन, ठीक। तो अभी बस इतना ही पढ़ना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि नेक्स्ट पेज पे आइए, लिखते हैं म्यूटेशन। आइए नेक्स्ट पेज पे लिखा जाए, म्यूटेशन occurs in in the gene in the gene in the gene that that codes for the enzyme that codes for the enzyme एंजाइम का नाम देखो, याद रखना पड़ेगा आपको। एंजाइम का नाम है फिनाइल, लिख रहे हैं फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन एक अमाइनो एसिड है, आपको पता होगा, है ना। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, इसका नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। इसके फंक्शंस के बारे में आप पढ़ेंगे, ये मेटाबॉलिज्म कुछ करता है, ठीक है। अभी वो नहीं पढ़ना कि क्या करता है, अभी बस आप इतना रखिए कि म्यूटेशन होता है जीन में, और उस जीन में जब म्यूटेशन होता है तो एंजाइम का एक्टिविटी जो मैंने यहाँ बताया देखो, वो डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज है, ये बिकम्स डिफेक्टिव। तो ये लिखेंगे आप लोग कि एंजाइम बिकम्स डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्यों, ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, ठीक है। सिंगल जीन में, एक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम गड़बड़ हो जाती है। और जब ये गड़बड़ हो जाती है, इसको बोलते हैं सिंगल जीन म्यूटेशन, ये भी याद रखो। और जब ये गड़बड़ होती है तो उससे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे फिनोटाइप चेंज आते हैं, ठीक है। एंड इट कॉजेस चेंज इन मल्टीपल फिनोटाइप्स। देखो एक ही जीन में चेंज हो रहा है, और उस चेंज की वजह से मल्टीपल फिनोटाइप चेंज हो जा रहा है। फिनोटाइप बहुत सारे हैं, जीन एक है। तो जब ऐसा होता है कि फिनोटाइप बहुत सारे हैं और जीन एक हो, तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपी। और इसका अपोजिट क्या होता है, पॉलीजेनिक, जो पीछे पढ़े थे, बहुत सारे जीन और एक फिनोटाइप। इसमें उल्टा है, बहुत सारा फिनोटाइप और एक जीन, ठीक है, मल्टीपल फिनोटाइप्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है मल्टीपल फिनोटाइप्स के, आप याद रख लें। एग्जाम्पल आप याद रख लें कि मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मानसिक ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है बच्चे की, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन वैसे ही कुछ लोगों की है। उसके बाद फिर रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन, ठीक है। हेयर का जो कलर है वो ब्लैक नहीं रहता, ठीक है, व्हाइट या ग्रे हो जाता है, ठीक है, व्हाइट या फिर ग्रे कलर का हेयर। बच्चे का हेयर सफेद, सोचो, ठीक। और स्किन का भी जो कलर है वो भी सफेद, पीछे एल्बिनो वाला केस जो है, ठीक है, रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन। तो ये एल्बिनो वाला जो केस यहाँ पर बन रहा है ना, ये एक बीमारी की वजह से बन रहा है। जबकि जो पीछे पढ़ाया मैंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, जो स्मॉल ए स्मॉल बी था, वो बीमारी की वजह से नहीं, वो नेचुरल था। समझ रहे हो फर्क क्या है, ठीक है। तो ये भी हो गया लॉस ऑफ या रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन।
स्किन पिगमेंटेशन, स्किन का जो कलर है, पिगमेंटेशन माने होता है कलर, उसका लॉस। ठीक है, तो ये हो गया प्लियोट्रॉपी भी खत्म। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन आपने बचपन में बहुत बहुत पढ़ लिया है, मतलब 8 9 10 11 12 हर बार पढ़ा है ना, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है ये चीज, सबको पता ही है, बट थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ लिया जाए। आइए तो स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। कितना स्पेस है? एक मिनट, 1 2 3 4 3 पेज है। देखिए सबसे पहले इसका हिस्ट्री समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हुआ था कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इंसेक्ट के ऊपर, ठीक है, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है या सेल की जो स्टडी की गई इंसेक्ट के अंदर, पाया गया कि वहां पर कुछ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं जो जेंडर को कवर करते हैं, बोल सकते हैं जेंडर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, इस चीज को कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हेंकिंग। हेंकिंग, ठीक है, हेंकिंग। तो हेंकिंग का आप डेट याद रखें 1891। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व्ड, हेंकिंग ऑब्जर्व्ड 1891 में ऑब्जर्व्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट्स, इन अ फ्यू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का नाम आपको याद नहीं करने, काम भी नहीं है। इन अ फ्यू इंसेक्ट्स एंड एंड ऑब्जर्व्ड एंड फाउंड, ऐसे लिख लो, एंड फाउंड that 50% of 50% of the sperm received, 50% of the sperm have had 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 a chromosomal structure। ठीक है, यहाँ से लिख लो had a special structure, ऐसे लिख लो had a special structure। 50% क्रोमोसोम के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर था। ठीक है, 100 में से 50 के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर था। ठीक है, जब उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, जबकि 50% के पास वो स्ट्रक्चर नहीं था। Found that 50% of sperm had a special structure while the remaining 50%, जो बचा हुआ आधा, remaining 50% sperm था, remaining 50% of sperm lacked समझते हो? नहीं था उसके पास, lacked this special structure। ठीक है, तो sperm के अंदर 50% सेल्स ही ऐसे थे जिनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर था। ठीक है, और 50% के पास वो स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने, हेंकिंग ने कहा कि, हेंकिंग नेम्ड Hanking named this special structure, Hanking ने इस स्पेशल स्ट्रक्चर का एक नाम रखा। क्या नाम रखा? एज स्ट्रक्चर एस एक्स, स्ट्रक्चर एक्स। उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम रख दिया स्ट्रक्चर एक्स या एक्स बॉडी, और एक्स बॉडी, उन्होंने इसका नाम रखा एक्स बॉडी या स्ट्रक्चर एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स का मतलब था अननोन, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? अननोन, मुझे नहीं पता क्या है। हम लोग मैथ्स में क्वेश्चन लगाते हैं तो बोलते हैं ना कि लेट दिस बी एक्स। ठीक है, लेट दिस बी एक्स, मान लेते हैं कि ये एक्स है, जैसे मिस्टर एक्स, वैसे ही लेट दिस बी एक्स, मुझे नहीं पता ये कौन है, तो इसको हम एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो बॉडी है, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक से नहीं समझ में आ रहा है क्या है, चलो इसका नाम हम एक्स मान लिए। ठीक है, बाद में आगे चलकर मालूम पड़ा कि जो एक्स बॉडी यहाँ पर है, दूसरे साइंटिस्ट ने मालूम किया कि ये जो एक्स बॉडी है ये और कुछ नहीं बल्कि ये कोई क्रोमोसोम है। ठीक है, लेटर 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 अदर साइंटिस्ट, अदर बायोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट दिस एक्स बॉडी इज नथिंग बट अ क्रोमोसोम। एक्स बॉडी वाज नथिंग, एक्स बॉडी कुछ नहीं था बल्कि क्या था? वाज अ
क्रोमोसोम, और उस वक्त उसका नाम चेंज करके एक्स बॉडी से एक्स क्रोमोसोम रखा गया। ठीक है, पाया गया कि ये तो क्रोमोसोम ही है। ठीक है, एंड रीनेम्ड इट, और उसका रीनेम कर दिया, दोबारा नामकरण कर दिया, रीनेम्ड इट एज एक्स क्रोमोसोम। इसको हम मतलब उस जमाने के साइंटिस्ट लोगों ने एक्स बॉडी से नाम चेंज करके एक्स क्रोमोसोम रख दिया। आप समझ में आ गई? इस तरह से इसका नाम रखा गया एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो इंसेक्ट्स की जब बात हो रही है तो वहां पर देखो वाई क्रोमोसोम होता नहीं है। ठीक है, जब वो जिस इंसेक्ट की बात हो रही थी वहां पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक्सओ टाइप होता है। क्या होता है एक्सओ टाइप, अभी बताते हैं, रुको। ठीक है, ये काम करो, इसको नोट करो पहले। हो गया, चलो नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सओ टाइप, हेडिंग डालेंगे एक्सओ टाइप, एक्स एक्सओ टाइप, एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कहाँ पाया जाता है, याद रखिए, ये पाया जाता है इन मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, फाउंड इन, ये भी लिख लिया जाए, फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स, फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम अगर अकेला है, ठीक है, जैसे कि इसको ऐसे लिख लो कि सम, इट वाज फाउंड दैट, पूरा लिखते हैं, इट वाज फाउंड दैट, ध्यान से देखना, इट वाज फाउंड दैट some some sperms had X chromosomes, कुछ sperms के पास X chromosomes था, and some did not, किसी के पास नहीं था, did not have X chromosome, उनके पास X chromosome नहीं था, किसी के पास X chromosome था और किसी के पास नहीं था। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एक एग है कोई, मान लो हम इसको बोले कि ये एग है, इसको बनाते हैं एग, देखिए ये एग बना लिया। ठीक है, ये एग है। अब एग जो है इसको हम बाहर से एक स्पर्म से फर्टिलाइज कराए, मान लो स्पर्म आया, उसके पास एक्स क्रोमोसोम है, स्पर्म के पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम, मान लो एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन स्पर्म। अगर इस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और ये एग को फर्टिलाइज कर रहा है, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो बनेगा फीमेल, फीमेल। ठीक है, अच्छा, मतलब एग के अंदर भी एक्स है, सोचो, और बाहर स्पर्म से भी एक्स आया, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो क्या हो गया, एक्स एक्स। समझ में आ रहा है, यहाँ से भी एक्स और यहाँ से भी एक्स, स्पर्म से भी एक्स और एग से भी एक्स, एक्स एक्स बन गया, एक्स एक्स। ठीक है, तो इसीलिए जो एग स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ और ऐसा स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, उससे जो बच्चा हुआ वो फीमेल, फीमेल ऑफस्प्रिंग बना। समझ में आ रहा बात? ठीक है, सिंपल सी बात है, एक्स और एक्स दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, है ना, वही लिखे। ठीक है, अब अगर मान लो अगर हम बोले कि किसी में अगर एक्स नहीं है, ओ है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मान लो एग यहाँ पर है जिसके पास एक्स है, और स्पर्म है जिसके पास वो वाला एक्स वाला एब्सेंट है, मतलब ओ है यहाँ पर कुछ नहीं, ओ माने जीरो। ठीक है, एक्स इज एब्सेंट, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर एब्सेंट है। ऊपर हम लिखे भी हैं कि किसी किसी के पास एक्स क्रोमोसोम्स था और किसी किसी के पास नहीं था, इसके पास नहीं था तो यहाँ पर ओ लिखते हैं, इसको इसको मिलाएंगे तो एक्स ओ मिलता है। ठीक है, तो जो एक्स ओ है ये हो जाएगा मेल। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एक्स ओ टाइप। ठीक है, तो अब जो एक्स ओ टाइप यहाँ पर अपने पास आया है ना, तो इसमें हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एक्स 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 ओ टाइप। ठीक है, तो एक्स एक्स हो जाता है फीमेल और एक्स ओ हो जाता है मेल ऑफस्प्रिंग। ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है मोस्टली। ठीक है, फाउंड इन इंसेक्ट्स, फाउंड इन इंसेक्ट्स। एग्जांपल के तौर पर आप ग्रास हॉपर भी ले सकते हैं। ठीक है, ग्रास हॉपर, तो सिंपल सा चीज है, जानते होंगे आप, ग्रास हॉपर।
ठीक है। ऐसे ही हम कुछ और भी केसेस पढ़ेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम बनाया होगा। ड्रोसोफिला तो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि एक्स एक्स और एक्स वाई होता है, ठीक है। तो एक केस है मुर्गी का, मुर्गी और मुर्गे का, ठीक है। तो मुर्गी वाले केस में क्या होता है वो हम लोग को भी देखना है, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नंबर 2, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 मान लेते हैं, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एक्स 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 वाई, इसको तो आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो मेल्स ह्यूमंस में पाया जाता है, ठीक है। हम यहाँ सिंपल लिखें, फाउंड इन कहाँ कहाँ, फाउंड इन ह्यूमंस, ठीक है। और ड्रोसोफिला ने भी आपने पढ़ लिया है, फ्रूट फ्लाई में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। तो इसका तो आपको पता ही है, ऐसे ह्यूमंस का लोग सॉल्व करेंगे ही अभी। अब आपको पता है फिर भी मैं करके दिखा दूं, एक्स एक्स क्रॉस विथ एक्स वाई, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल पता ही है। यहाँ से एक एक्स निकाल लो, यहाँ से देखो एक्स और वाई अलग अलग है, 2 बार लिखो, ठीक है। एक्स और एक्स मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स, एक्स और एक्स मिल जाएगा तो बनेगा एक्स एक्स, और एक्स और वाई मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया फीमेल, फीमेल ऑस्प्रिंग। ये बहुत सिंपल सा चीज है। और ये क्या हो गया, मेल ऑस्प्रिंग, ठीक, ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें हेट्रोगैमेटी क्या होती है, हेट्रोगैमेटी थोड़ा समझ लिया जाए तो उसको मैं थर्ड केस भी यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर स्पेस थोड़ा कम होगा शायद, रुको देखते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं थर्ड पेज। तो थर्ड केस, थर्ड केस पॉइंट नंबर 3, तो ये हो जाएगा आपका जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ये कहाँ पाया जाएगा, इसको भी लिख लिया जाए। तो ये पाया जाता है फाउंड इन बर्ड्स, मुर्गी के इसमें एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन सॉल्व कैरी करती है। मेल क्या होता है, होमोगैमस। अब ये हेट्रोगैमस होमोगैमस क्या है, जैसे इंसान की आप बात करिए, इंसान में अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्स फीमेल है, तो देखो दोनों सेम है ना, ये देखो एक्स और एक्स सेम है, तो ये क्या कंडीशन है, दिस इज होमोगैमस कंडीशन। होमो, होमो माने सेम, ठीक है। और ये देखो एक्स और वाई अलग अलग क्रोमोसोम्स है, ठीक, तो ये क्या हो गया, हेटेरोगैमस कंडीशन। तो यहाँ 2 शब्द आते हैं, एक होता है होमोगैमेटी, ठीक है, होमोगैमेटी, एंड एक होता है हेटेरोगैमेटी। 2 शब्द हैं, होमोगैमेटी, हेटेरोगैमेटी। तो इनको भी लिख लिया जाए पहले। होमोगैमेटी मतलब सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे कि एक्स और एक्स हो गया, एग्जाम्पल देखो एक्स और एक्स, ठीक है। ऐसे जेड जेड, ठीक है। हेट्रोगैमेटी में क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये हैंग हो गया, एक मिनट, जेड डब्ल्यू, इस तरह से, ठीक है। अब कौन सा कहाँ पाया था वो आपको ध्यान रखना होगा, इसको ऐसे बंद करो, ये देखो। तो देखो, फीमेल की अगर मैं बात करूं, सॉरी मतलब ये जेड 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 और जेड डब्ल्यू की बात करूं, तो ये बर्ड्स में पाई जाती हैं, बर्ड्स में। तो बर्ड्स में जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमस कंडीशन कैरी करती है, ठीक है। तो वहां पर होता है जेड डब्ल्यू हेट्रोगैमस, ठीक है। और मेल कैसा होता है, होमोगैमस, जबकि इंसान में ठीक उल्टा होता है, इंसान में मेल इज हेट्रोगैमस और फीमेल इज होमोगैमस। और इसमें देखो, यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमस है, फीमेल इज हेटेरो, ठीक है, एंड मेल इज होमो, उल्टा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर फीमेल होमो था, फीमेल होमो थी और मेल हेट्रो था, उल्टा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में कुछ और भी लाइंस लिखी होंगी, जैसे आपको मिलेगा मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी, उसको नेक्स्ट पेज पे भी कर सकते हैं, चाहे यहीं पे कर लो, नहीं तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ मेल हेटेरोगैमेटी, मतलब कौन से केस में एक मेल हेट्रोगैमस कंडीशन कैरी कर रहा है, उसका एग्जाम्पल दो, ठीक है। और कौन से केस में एक फीमेल हेट्रोगैमस कंडीशन कैरी कर रही है, उसका एग्जाम्पल दो। तो जैसे
अभी आपने ऊपर देखा ही है, आप खुद देख के बता दो कि कौन से केस में मेल हेट्रोगैमस है, कौन से केस में फीमेल हेट्रोगैमस है। देखो मेल हेट्रोगैमस कहाँ पर है, जैसे ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस में, मैन में, है ना, और ड्रोसोफिला में भी मेल हेट्रोगैमस है, एक्स वाई दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन फीमेल कहाँ पर हेट्रोगैमस होती है, बर्ड्स में। बर्ड्स में फीमेल के पास ZW वाला कंडीशन है, हेट्रोगैमस, अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, Z और W, ठीक है। तो यही है मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी। इसको कॉपी करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस देखा जाए, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो सेक्स डिटरमाइन होगा तो किसकी वजह से डिटरमाइन हो रहा है, मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि किसी कपल के यहाँ पर अगर लड़का नहीं होता है, पुराने जमाने में खासकर बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, अभी भी गाँव में होता है बहुत, तो वहाँ की अम, जो लड़की की जो सास है, या जो भी वहाँ के लोग हैं, अधिकतर सास ससुर जो होते हैं, वो लड़की को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से लड़का नहीं हो पा रहा है, पोता नहीं हो पा रहा है, ऐसा इन जनरल इंडिया में देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो बहू है, जो जिसकी शादी हुई है अभी अभी, जिसके यहाँ बच्चा हुआ है, तो शी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, उसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तो बच्चा जो है, मतलब मेल है फीमेल है या जो भी है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका जो हस्बैंड है, वहां से एक्स क्रोमोसोम आया है या वाई क्रोमोसोम आया है, ठीक है। चीजों को समझते हैं, इसको देखो, जैसे, चलो स्टार्ट किया जाए। जैसे हमको पता है कि जो इंसान की केस में हेट्रोगैमेटी है, वो किसकी वजह से है, मेल की वजह से, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं कोई अगर बात करूं, मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं, आइए। तो मान लो यहाँ पे कोई मेल है, ठीक, और यहाँ पर एक फीमेल लिख दिया मैंने। अब मेल के पास जो क्रोमोसोम्स हैं, मेल के पास जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर मैं उसको लिखूं, तो देखो मेल के पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम है, ठीक है, और वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और इसकी बात करें अगर फीमेल की, इसको थोड़ा सा साइड करो, रुको। तो फीमेल की अगर बात करें, तो इसके पास भी क्या है, इसके पास भी सेम वही कहानी है, जैसे, एक मिनट, इसके पास भी 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं और वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखो सेक्स क्रोमोसोम में फर्क हो जाता है, बस यही बात है। तो ऑटोसोम तो सेम है दोनों में, यहाँ और यहाँ पर क्या है, सेम सेम, ठीक है, मतलब ऑटोसोम्स आर सेम। तो यहाँ लिख सकते हो कि जो सेक्स क्रोमोसोम वो डिफरेंट होगा, जैसे मेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई का पेयर है, और यहाँ पर एक्स और एक्स का पेयर है, यही फर्क है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको पूरा ऐसे लिखूं, 22 प्लस 22 पेयर यहाँ पर ऐसे है इसके पास, जैसे पेयर को तुम ऐसे लिख लो 44 पेयर, मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर कितना हो गया, 44 इन नंबर, इसका नंबर हो गया 44, इसका नंबर भी कितना हो गया, 44 इन नंबर, ठीक है, 44 इन नंबर। तो 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल में भी क्या होगा, 44 ही होगा, लेकिन इस बार यहाँ पर x और x होगा। तो ऑटोजोम जो है 44 और 44 वो दोनों तो सेम है यहाँ पर, है ना, बस फर्क क्या है, एक्स एक्स और एक्स वाई का। तो जहां पर दोनों अलग अलग है, एक्स और वाई अलग अलग है, उसी को हेट्रोगैमस कह रहे हैं। तो इस केस में मेल के पास अलग अलग क्रोमोसोम्स है, एक्स और वाई, इसलिए इसको बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। इंसान में मेल हेट्रोगैमेट कंडीशन होता है, और इंसान में जो फीमेल है वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब यहाँ से आप मियोसिस कराएंगे, तो देखो इसको आधा कर दो 22, और यहाँ से बन सकता है x, इसको दो भाग में आप तोड़ दीजिए, या फिर ऐसे हो सकता है कि 22, एक तो ये बन सकता है, ऐसे बना लो इसको, इसको ऐसे बना लो कि एक ये बन सकता है, या फिर एक दूसरा ये बन सकता है 22 प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ की बात करें अगर, तो देखो यहाँ पे 22 प्लस एक्स या 22 प्लस एक्स, तो ये दोनों सेम ही है ना, दो बार लिखना क्या मतलब,
तो कोई एक बार लिखो, 2 बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आपकी इच्छा, आप 2 बार लिख लो, क्या दिक्कत है, मैंने 2 बार लिख दिया वैसे, बट आप एक ही बार लिखें क्योंकि यहाँ पर x और x सेम है, तो सेम होता है 2 बार नहीं लिखते हैं, आधा कर देते हैं बस, आपको सिखा चुकी हूँ, है ना। अब क्या करना है, अब इन दोनों को आपस में क्रॉस कराओ, मैं एक ही बार करा रहा हूँ, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, ठीक है। आपकी अगर इच्छा हो तो आप इसको भी लेके क्रॉस करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मन, आपका इच्छा, ठीक है, करा लो, क्या दिक्कत है, 4 बार एक ही आएगा आंसर वैसे, करा के देखना। एनीवेज, तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए, तो 22, यहाँ देखो, इसको देखो, पहले इसको इसके साथ करा रहे हैं, तो जब ऐसा होता है तो 22 प्लस एक्स इधर से आया और 22 प्लस एक्स इधर से आया, दोनों को एक साथ जोड़ के लिखो, क्या लिखोगे, 44 प्लस एक्स एक्स, ऐसे लिखते हैं, तरीका ये है लिखने का, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, अगर इसको हम डायरेक्ट लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44 प्लस एक्स और वाई, समझे बात, इस तरह से किया जाएगा। तो हमको ये 2 पॉसिबिलिटी मिल रही है, मतलब इसमें से 50% चांस ये है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी में से एक चांस ये है कि ये जो इसका ऑफस्प्रिंग है वो कैसा हो जाए, फीमेल, फीमेल चाइल्ड, ठीक है, 50% चांस है। और 50 बचा हुआ 50% चांस है कि इसका जो बच्चा हो वो कैसा हो, मेल हो, 50% चांस, रिमेनिंग परसेंट जो है 50%, ठीक है। तो आप इसको भी कराते अगर तो फिर से वही आता, 50-50 आता, करके देख लो। तो 4 केस बनेंगे, 4 में से 2 बार मेल बनेगा, 2 बार फीमेल बनेगा, 50-50 ही है, ठीक है। तो ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो इसमें ये मेल क्यों हुआ, क्योंकि इस बार यहाँ पर वाई क्रोमोसोम आया, तो ये मेल क्यों हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। तो वाई क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये जो बच्चा है वो मेल हुआ। अगर ये वाई नहीं होता, अगर मेल, मतलब अगर ये मेल के पास एक्स होता ना, तो हमेशा जो भी बच्चे होते हमेशा वो क्या होते, फीमेल ही होते, ठीक है। तो वाई की वजह से कोई बच्चा मेल या कोई बच्चा फीमेल होता है, ठीक है। और ये वाई कहाँ पर पाया जाता है, और ये वाई पाया जाता है, दिस वाई is present, this Y chromosome is present in males, ठीक है। therefore males are responsible, इसीलिए males responsible हैं कि बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा, ठीक है। responsible for the sex of the child या gender of the child, sex of the child, child जो बच्चा है उसका जो sex है या gender है, ये किस चीज पर निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है कि उसके पिता का कौन सा क्रोमोसोम उसके अंदर आया, एक्स क्रोमोसोम आया है या वाई क्रोमोसोम आया। अगर उसके अंदर वाई क्रोमोसोम आया फादर से, तो दैट चाइल्ड विल बिकम मेल, ठीक है। और अगर उस बच्चे के अंदर उसके पिता का एक्स क्रोमोसोम आया है, तो वो चाइल्ड बनेगी लड़की, ठीक। क्योंकि मदर से हमेशा एक बच्चे को एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है, वाई तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो वहां से तो फिक्स है कि मदर से एक्स ही मिलेगा। जो बचा हुआ जो चीज फिक्स नहीं है वो है फादर का, फादर से क्या मिलेगा, या तो एक्स या तो वाई। अगर एक्स मिल गया फादर से भी और मदर से तो एक्स मिला ही है, तो एक्स और एक्स मिल करके लड़की बना देगा। और अगर फादर से वाई मिल गया और मदर से एक्स तो मिलता ही है, तो एक्स और वाई मिल करके लड़का बना देगा। तो ये लड़का या लड़की जो होगा वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि फादर के कौन से क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब कभी-कभी ना लड़का होता है ना लड़की होती, दोनों के बीच का हो जाता है, तो वो कुछ और केस है, वो तुम जेनेटिक डिजीज पढ़ोगे जब, तो वहां पर पढ़ाएंगे लास्ट में, ठीक है, वो अलग चीज है। तो ये था नॉर्मल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन अच्छा मान लो यहाँ पर आता है, जैसे एक फैमिली है जिसके अंदर ऑलरेडी 4 लड़कियां हो चुकी हैं, ठीक है। तो पांचवा बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये किस, इसका परसेंटेज कितना है। तो ये मत सोचना कि 4 बार हो चुका है तो 5वां वाला का परसेंट निकालेंगे तो 20%, ऐसे नहीं करते। कितने ही बच्चे हो गए, किसी के 100 बच्चे हो गए मान लो मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान लो किसी के यहाँ 7 बच्चे, 7 लड़कियां हो चुकी हैं, तो 8वां वाला जो बच्चा होगा उसका भी परसेंटेज क्या ही मानेंगे, 50%। क्योंकि हर बार एक नई प्रेगनेंसी में चांसेस 50-50 होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा 50-50, हर बार का नया देखते हैं। अब किसी का 2 बच्चा है, तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है, तीसरा बच्चा होने वाला है, ठीक है। तो इसका ये नहीं कि 100 से 3 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। किसी के 2 बच्चे हैं, तीसरा होने वाला है, तो हम ये नहीं कि 100 से 3 से डिवाइड करें, ऐसा नहीं है। हर बार आंसर 50% आएगा, ये नीट का पीवाईक्यू, ठीक है। तो कोई भी नई प्रेगनेंसी हो, चांसेस 50-50 होते हैं मेल और फीमेल के, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी पढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, आइए। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, छोटा सा टॉपिक है, खत्म करते हैं इसको। देखो हनी बी एक सोशल एनिमल है, पता होगा आपको, एनिमल मतलब इंसेक्ट ही बोल सकते हो आप, एनिमल भी तो है ही, एनिमल किंगडम के अंदर ही आता है इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं, है ना। तो जो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। आप यहाँ पे एक चीज समझ के रखें,
कि हनी बी जो है, पहले समझा देते हैं साइड में। हनी बी एक चैप्टर था स्ट्रेटजीज, वहां पे था थोड़ा सा, बट क्योंकि वो कट गया है, थोड़ा सा आपको बस पता होना चाहिए कि हनी बी दो प्रकार की, जैसे कि इंसान भी दो प्रकार के मेल और फीमेल होता है, वैसे यहाँ भी होता है मेल और फीमेल। ठीक है, अब इस केस में जो फीमेल है, इसके दो कैटेगरीज बनाए गए। ठीक है, जो मेल है वो तो एक ही है, ड्रोन उसको बोलते हैं। ठीक है, जो फीमेल है इसमें दो प्रकार की, एक है इसमें क्वीन, ठीक है, और एक है इसमें वर्कर। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ना क्या है आपको, आपको पढ़ना है कि जो क्वीन है, ठीक है, ये फर्टाइल होती है। फर्टाइल समझते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है। और जो वर्कर होती है वो होती है स्टेराइल, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। जो ड्रोन है ये भी फर्टाइल है। ठीक है, ये भी फर्टाइल है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि जो मेल ड्रोन होता है, इसके पास जो क्रोमोसोम होता है ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये हैप्लॉइड होता है और इसमें एन की वैल्यू 16 होती है, आपको ये ध्यान रखना है। जबकि क्वीन जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, जो भी फीमेल्स हैं वो डिप्लॉयड है, मतलब ये और ये दोनों ही क्या है, डिप्लॉयड है। और इनके अंदर 2n कंडीशन है, तो n अगर 16 है तो 2n क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, ऐसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं जो उस चैप्टर में थी, बट यहाँ पे आपको वो सब नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये हैप्लॉइड क्यों हुआ, ड्यू टू पार्थेनोजेनेसिस। ड्यू टू पार्थेनोजेनेसिस, वही हमको पढ़ना है अभी। पार्थेनोजेनेसिस आपको पढ़ा चुके हैं एक बार, कि पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है, पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। ठीक है, और इसका एक नाम भी है जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, चल लिखना स्टार्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैप्लो रुको कलर चेंज कर लें, हैप्लो डिप्लॉयड, हैप्लो डिप्लॉयड, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। अब इसमें एक चीज और याद रखिए, पहले क्रॉस करके दिखाते हैं आपको, फिर समझाते हैं इस चीज को। रुकिए, जैसे यहाँ पे हम पेरेंटल जनरेशन ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, पेरेंटल जनरेशन ले लिए। पेरेंटल जनरेशन के अंदर आप ध्यान रखें कि एक फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, एनसीईआरटी में एक चार्ट ही बनाया होगा, आप देख लेना, और एक मेल है। ठीक है, तो फीमेल का आपने पढ़ ही लिया कि 2n बराबर क्या है, 32। ठीक, और जो मेल है उसका n बराबर क्या है, 16। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया, ये रहा। ठीक है, अच्छा जब इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होगा ना, तो यहाँ पे मियोसिस होगा। तो जब मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, पहले आप मियोसिस पढ़ो, यहाँ माइटोसिस होता है। तो जब मियोसिस होता है तो ये n और n में टूट जाता है, n 2n जो है वो n और n में टूट जाता है, तो n से क्या मिल जाएगा, 16। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 2n बराबर 32 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब देखो जी, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर n है। ठीक है, एक काम करो, मेल को भी छोड़ दो, पहले फिर फीमेल को देखो, फिर स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। 2n बराबर 32 है, मियोसिस होगा, मियोसिस 1 होगा। ठीक है, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, तो उससे जो गैमेट्स मिल रहे हैं उसमें n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 16। ठीक है, जैसे 4 बनेंगे गैमेट्स। ठीक है, एनीवेज मतलब कि 2 ही बना रहे हैं, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 16। ठीक है, आप चाहें तो 4 बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 बना लीजिए, एनसीईआरटी में 2 ही बनाया होगा। ठीक है, 16 हो गया, 16 16 16 16 ऐसे करके। अब जो 16 है ना, इस गैमेट से अब यहाँ पर हो रहा है स्पेशल चीज। अब अगर ये देखो, मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मेल की, ये तो ऑलरेडी n है, ये देखो ऑलरेडी n है, तो n का तो मियोसिस होगा नहीं, n का क्या होता है, माइटोसिस। पहले आप ये दिमाग में डालिए कि n जो कि ऑलरेडी हैप्लॉइड है, उसका मियोसिस नहीं हो सकता, वो रेड्यूस नहीं होगा, वो आधा नहीं हो पाएगा, n/2 नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी n है, तो यहाँ पर माइटोसिस ही होगा, यहाँ पर n मिलेगा।
और n बराबर कितना है 16, है ना। n बराबर क्या होता है 16, ऊपर था वही वाला 16, यहाँ से बहुत सारे माइटोसिस बनेंगे, मान लो यहाँ से एक और बना लो, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, n बराबर 16 n बराबर 16 करके, ठीक है। अब देखो उनको 16 16 मिल चुका है बहुत सारा, अब असली खेल यहाँ पर है। तो हो सकता है कि ये 16 वाला जो n है और ये 16 जो n है ये लोग आपस में फ्यूज कर जाए, हो सकता है ये फ्यूज कर जाए, ठीक है। और हो सकता है कि ये फ्यूज ना करे, हो सकता है कि ये फ्यूज ना करे और यहाँ पर हो जाए पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब जाइगोट बन जाए, एक्चुअली मतलब पूरा जो नया जनरेशन बन जाए विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, विदाउट फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कुछ हो जा रहा है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, इस वाले केस में, इसमें क्या हुआ है फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है इस वाले केस में, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ हो रहा है जैसे इस केस में, तो देखो 16 था यहाँ पर, तो 16 ही रहेगा। लेकिन ये देखो तो फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो 16 और 16 के फ्यूजन से हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 32। तो ये है 2n बराबर 32 और ये क्या है n बराबर 16। इसलिए हमको दो प्रकार के जीव मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, ये बनाता है मेल, ठीक, और ये बनाती है फीमेल, ये बनता है फीमेल, ठीक है। तो ये मेल ऑफस्प्रिंग बन गया यहाँ पर, ये F1 जनरेशन है, दिस इज F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन। तो ये मेल ऑफस्प्रिंग बन गया और ये क्या बन गया, फीमेल ऑफस्प्रिंग बन गया। ये मेल ऑफस्प्रिंग बन गया, ये फीमेल ऑफस्प्रिंग बन गया, इस तरह से, ठीक है। अब फीमेल में भी दो केसेस बन सकता है, या तो स्टेराइल हो जाए, मतलब या तो ये रिप्रोडक्शन ना कर पाए, या तो ये रिप्रोडक्शन कर पाए फर्टाइल हो जाए। तो अगर स्टेराइल होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये वर्कर बनाया, ठीक है, काम करने वाला वर्कर। और ये क्वीन, मतलब क्वीन क्यों बनती है, उसको रॉयल जेली फीड कराया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो जियोलॉजी में था, मतलब स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में था, बट वो चैप्टर कट गया है, वो आपको सुननी पड़ना कि क्वीन कैसे बनती है। बस आप याद रखिए क्रोमोसोम्स का नंबर जो कि जेनेटिक्स में आता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, इसको एक बार देख लो अच्छे से। इसको हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन क्यों कहते हैं, देखो हैप्लो मींस यहाँ हैप्लॉइड ही बनता है, देखो हैप्लॉइड, और यहाँ पर डिप्लॉयड भी बनता है, इसीलिए दोनों चीजें बनती है, इसलिए हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया बात, पॉज कर कॉपी करें, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग की। सिंपल सिंपल चीजें हैं, सेक्स डिटरमिनेशन से स्टार्ट है, देखो। अच्छा इसमें प्लेयोट्रॉपी वाला पार्ट नहीं आया, तो ये आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर देना, क्योंकि मैंने पढ़ा तो दिया है, मैं वही सारी चीजें हैं, ए और बी के बारे में बात किया होगा, ठीक है। मेरे पास, रुको एनसीईआरटी हम खोल के बुक से पढ़ा देते हैं, यहाँ पे तो हम गलती से लग रहा है आया नहीं वो चीज, क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। रुको, ये रहा मेरे पास एनसीईआरटी है, रुको हम रीड करते हैं। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पेज नंबर 85 पर हम रीड करें, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। Mendel studies mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white। मतलब मेंडल की स्टडी से हमको मिल रहा था पर्पल और व्हाइट कलर का फ्लावर, बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट मेनी there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient। मतलब अगर तुम आसपास देखोगे तो ऐसे बहुत सारे traits हैं जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल पर्पल या बिल्कुल व्हाइट नहीं है, बल्कि पर्पल और व्हाइट के बीच में बहुत सारे ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंसेस है, ठीक है। तो पर्पल से लेकर व्हाइट तक, जो जैसे फेयर एंड लवली का एड जो आता है, डार्क और व्हाइट के बीच में बहुत सारे शेड्स हैं, वैसे ही बहुत सारे कलर हैं, तो वैसे पर्पल और व्हाइट के बीच में भी इंटरमीडिएट बहुत सारे कलर्स आते हैं, ठीक है। For example, in humans, we do not just have tall or short people as two distinct alternatives, but a whole range of possible heights। तो इंसान के केस में सिर्फ शॉर्ट और टॉल पीपल नहीं होते, बल्कि एक पूरा रेंज होता है ना। जैसे किसी की हाइट मान लो 4 फीट है, तो 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे करके करते 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 6 तक हर प्रकार की हाइट हमें मिलती है। Such traits are generally controlled by 3 or more genes। 3 से अधिक जीन्स भी कहीं कहीं होते हैं, और इसको हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ
multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. मतलब जीन्स का तो इफेक्ट होता ही है, प्लस साथ ही साथ हम जहाँ रहते हैं उस वातावरण का भी हमारे हाइट पर, हमारे कलर पर इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल सी बात है ना, जीन्स का तो फर्क पड़ता ही है, साथ ही साथ एनवायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस। एक और एग्जांपल है ह्यूमन का स्किन कलर। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट, phenotype reflects the contribution of each allele। तो एक पॉलीजेनिक ट्रेट में फिनोटाइप जो बताता है कि हर अलील का कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, कैपिटल ए कितनी है वो गिनो, कितना कितना सारा कैपिटल ए है। अगर 5 कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है, मतलब अगर 5 कैपिटल अक्षर हैं और एक स्मॉल अक्षर है, ठीक है, तो इस वाले केस में डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट ना बोल के बोलो कि इस वाले में डार्क कलर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कहीं पर 3 है, 3 कैपिटल 3 स्मॉल, तो ब्राउन कलर आएगा, मतलब बीच का आएगा। अगर मान लो स्मॉल का नंबर ज्यादा है, कैपिटल का नंबर कम है, तो गोरा कलर ज्यादा आएगा, गोरा रंग ज्यादा आएगा, है ना। तो ये जो शेड्स आ रहे हैं ये कैपिटल और स्मॉल के नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, वही लिखा है। ठीक है, इन पॉलीजेनिक ट्रेट फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील। हर अलील का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो कैपिटल वाला अलील हो या स्मॉल वाला अलील हो। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव। हर अलील का इफेक्ट एडिटिव है। एडिटिव का मतलब सभी सभी को जोड़ जाड़ कर बात हो रही है, जैसे कि 4-5, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आपको दिखा दें फिर से वही चीज। ये आगे पीछे कैसे हो गया यार। एनीवेज, जैसे यहाँ पे देखो 6 कैपिटल, 5 कैपिटल, 4 कैपिटल, है ना। तो नंबर की बात हो रही है तो एडिटिव होता है। ठीक है, कि कितना कैपिटल है कितना स्मॉल है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये एडिटिव है, एडिटिव नेचर का है। एडिटिव नेचर का मतलब नंबर ऑफ कैपिटल कितने हैं कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, कुल सबको जोड़कर कर कितने हैं। ठीक है, उस हिसाब से बात होती है। तो ये लग रहा है कुछ इसमें गड़बड़ हुआ, ऊपर नीचे हो गया है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओके, एनसीईआरटी वापस आएंगे। तो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट अस अज्यूम 3 जीन्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कंट्रोल ह्यूमन स्किन कलर। सब लिखा है, कैपिटल ए डोमिनेंट है, रिस्पांसिबल फॉर डार्क स्किन, और स्मॉल बी लाइट स्किन के लिए है। जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील्स, कैपिटल, जिस जीनोटाइप में सारे के सारे कैपिटल होंगे वो डार्केस्ट स्किन कलर होगा। ठीक है, और जिसके पास स्मॉल सारे होंगे द लाइटेस्ट स्किन कलर। तो मैंने आपको पूरा का पूरा एक ग्रेडियंट दिखा दिया, पूरा शेड दिखा दिया, 7 टाइप के दिखा दिए, वही है। तो वहां पर सातों लिखा नहीं है, बट उसी की बात कर रहा है। As expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive, जिसके पास 3 डोमिनेंट और 3 recessive, 3 कैपिटल और 3 स्मॉल, जिसके पास है वो इंटरमीडिएट, जो कि ब्राउन मोलेटो आया था जो, है ना। इन दिस मैनर each the number of each type of alleles in genotype would determine the darkness। मतलब कि उनको काउंट करना है, कैपिटल वाला कितना है और स्मॉल वाला कितना है, फिर कुल मिला जुला कर जो इफेक्ट आएगा, डार्क होगा कि फेयर होगा, ये तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो उसका स्किन उस चीज पे डिपेंड करता है कि उस इंसान के अंदर डार्क वाले अलील्स कितने हैं और लाइट वाले अलील्स कितने हैं, कैपिटल कितने हैं, स्मॉल कितने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, प्लियोट्रॉपी। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। अभी तक हम देखा कि सिंगल, मतलब एक जीन का इफेक्ट एक फिनोटाइप के ऊपर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देयर आर हाउएवर इंस्टेंसेस, ऐसे भी कुछ एग्जांपल हैं जहां पर सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जहां पर एक जीन क्या करता है, बहुत सारे मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल कर सकता है। सच ए जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, जो एग्जांपल आपने पीकेयू पढ़ा था, वही वाला पीकेयू। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिस मेटाबॉलिज्म में जब चेंज आता है तो which contribute towards different phenotypes, उस चेंज की वजह से डिफरेंट टाइप के phenotypes नजर आने लगते हैं। An example of this is the disease phenylketonuria which occurs in humans, जो कि इंसानों में पाए जाते हैं। This disease is caused by mutation in the gene that codes for enzyme phenylalanine hydroxylase। तो ये किस वजह से होता है, एक जीन में गड़बड़ होती है, इसकी वजह से एक एंजाइम है, इसका नाम है phenylalanine hydroxylase, वो गड़बड़ हो जाता है, सिंगल जीन म्यूटेशन। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन। ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन बता रहा है क्या क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन, हेयर का कलर लॉस होना, या फिर स्किन का पिगमेंटेशन खत्म हो जाना। ठीक है, देखो इसके बारे में आपको पेज नंबर 91 पर मिल जाएगा, पीकेयू के बारे में। पीकेयू कहाँ पर है, पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है। इसको दोबारा पढ़ना है जब हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका कॉज और डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर एनसीईआरटी में अपने पास है, इसको एक बार पढ़ लिया जाए। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन
डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन पजल, पजल मतलब एक गुत्थी रही है, इसको सुलझाना जेनेटिस्ट का काम था, बायोलॉजिस्ट का काम था। द इनिशियल क्लू अबाउट जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे शुरुआत में इंसेक्ट के ऊपर। इनफैक्ट साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, साइटोलॉजिकल मतलब सेल की ऑब्जर्वेशन की गई, सेल की स्टडी की गई थी, किसकी सेल की, इंसेक्ट की सेल्स की, और फिर पाया गया कि जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि जेनेटिक्स क्या है क्रोमोसोम मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन का, क्यों एक बच्चा मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हैंकिंग का नाम 1891 में, कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा न्यूक्लियस के अंदर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इंसेक्ट्स के अंदर कुछ, इंसेक्ट्स के न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए गए। And it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure. The sperm, total 100% sperm में से 50% sperm के पास क्या था, ये X वाला स्ट्रक्चर था, और 50 के पास नहीं था, तो इसको O बोल दिया उन्होंने, वही है। ठीक है, तो आगे चल के इसका नाम रखा गया एक्स बॉडी। ठीक है, हैंकिंग ने नाम दिया एक्स बॉडी बिकॉज उनको पता नहीं था ये क्या था, कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, उसको पता नहीं था ये क्या है, इसलिए उसने बोला कि लेट दिस बी एक्स, कुछ है एक्स बॉडी। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट एक्स बॉडी, that X body of Hanking was in fact chromosome, वो क्या था, बल्कि एक क्रोमोसोम था। ठीक है, वही बात हो रही है, तो X क्रोमोसोम का नाम रख दिया गया उसके बाद। Okay, it was also observed that in large number of insects, the mechanism of sex determination is of XO type. Insects में XO type का मिलता है। ठीक है, जिसके पास X है उसको XX बोलेंगे। ठीक है, उसके पास नहीं है उसको XO बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, XX और XO। ठीक है, इसी को बोलते हैं XO टाइप। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आइए। On the other hand, some of the sperms bear X chromosomes whereas some do not. जिसके पास X होता है तो XX बोलते हैं, और किसी के पास नहीं होता तो XO हो जाता है, वो और क्या। X fertilized by sperm having an X chromosome become female. इसके पास X और X दोनों है, वो फीमेल है, इसके पास नहीं है, वो XO है, वो मेल है। ठीक है, डू यू थिंक दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल फीमेल आर इक्वल? नहीं, इक्वल तो नहीं, एक कम है ना यहाँ पर, एक तो कम है ना यहाँ पर, यहाँ तो XX 2 है, यहाँ पर X और O है, एक X कम है, तो इसका आंसर है नो। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट वाज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दो प्रकार के क्रोमोसोम स्टडी कर सकते हैं हम लोग, कि एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, एक होता है ऑटोसोम, आपको पता है ये चीजें पता है आपको। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ग्रास हॉपर, एक्सो टाइप का। ठीक है, तो मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है बिसाइड्स ऑटोसोम, वेयर फीमेल्स हैव पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्या है, दो एक्स क्रोमोसोम है, तो नंबर तो सेम नहीं होगा ना, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या था, नो, नंबर इज नॉट सेम। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए, दीज ऑब्जर्वेशन लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, मतलब ये सब देखने के बाद और भी जागरूकता बढ़ी और भी खोज हुई किसके ऊपर, डिफरेंट टाइप के स्पीशीज के ऊपर। ठीक है, इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, एक्स वाई टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इज सीन। तो मैन में और दूसरे टाइप के मैमल्स में और इंसेक्ट्स में भी एक्स वाई टाइप का मिलता है। ठीक है, एक्स 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 वाई जैसे इंसान में होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, सेम है, इस वाले में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, 46 इंसान के केस में होता है ना, सेम, यहाँ पर सेम है। ठीक है, यहाँ पर सेम नहीं है, डिफरेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो एक डायग्राम बना हुआ था, तो यहाँ पर देखो ये फीमेल है, ये मेल है, एक्स 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 वाई है, देखो ड्रोसोफिला एक्स वाई एक्स एक्स, ये देखो ये मुर्गा है, इसके पास जेड जेड है, और मुर्गी के पास क्या है, जेड वाई है, तो ये हेट्रोगैमस कंडीशन है, यहाँ फीमेल हेट्रोगैमस है। ठीक है, इसमें मेल हेट्रोगैमस है, इसमें मेल हेट्रोगैमस है, वो तुम लोग पढ़े अभी वही वाली चीज। ठीक है, यहाँ भी क्या है, मेल हेट्रोगैमस है, इस वाले केस में भी मेल हेट्रोगैमस है। ओके, चलिए वापस आगे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। among the males X chromosome is present but its counterpart is distinctly smaller and called Y, मतलब X क्रोमोसोम लंबा होता है जबकि Y क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है, ऐसा होता है, ये X है, ये Y है, वही लिखा है। ठीक है, फीमेल्स के केस में तो सेम ही होता है दोनों, बोथ मेल फीमेल्स बेयर द सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, ऑटोसोम में कोई फर्क नहीं है, दोनों में ऑटोसोम सेम टाइप का होता है। हेंस द मेल्स हैव ऑटोसोम प्लस XY, हम लोग पढ़े थे 44 प्लस XX और 44 प्लस XY। ठीक है, तो ऑटोसोम्स का संख्या सेम है। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए। इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म्स, एक आपने पढ़ा XO टाइप, एक आपने पढ़ा XY टाइप, बट इन बोथ द केसेस मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर दोनों ही केसेस में मेल्स के गैमेट्स अलग अलग टाइप के बन रहे हैं, जैसे कि अगर हम XO की बात करें तो एक बन सकता है जिसके पास X क्रोमोसोम है, एक जिसके पास X क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है, O टाइप, एक X टाइप बनेगा, एक O टाइप बनेगा, एक था XY जिसमें एक X टाइप का बनेगा, एक Y टाइप का बनेगा। तो इसमें मेल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट टाइप के गैमेट्स के लिए, मतलब यहाँ पर मेल हेट्रोगैमस कंडीशन है।
ठीक है, ये मेल हेटेरोगामस कंडीशन। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लिखा है कि मेल हेटेरोगामस कंडीशन है, इसको बोलते हैं मेल हेटेरोगैमेटी। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फीमेल हेटेरोगैमेटी। तो फीमेल इस केस में जैसे कि ZW, ठीक है, ZW ये लिखा है यहाँ पर, ZW क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल्स डिटरमाइन करती हैं कि बच्चा का सेक्स क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, और इस वाले केस में मेल डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे का सेक्स मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। हमने इसको भी पढ़ लिया डिटेल्स में काफी कि ये कैसे होता है। और ये कह रहा है कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, इसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, जो मेल और फीमेल सेम होते हैं, ठीक है। और एक पेयर होता है एक्स क्रोमोसोम का, जो फीमेल में होता है एक्स एक्स जिसको बोलते हैं, और मेल्स में होता है एक्स वाई होता है। वही सारी चीजें रिपीट की गई है यहाँ पर। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहा है कि दो टाइप का मेल गैमेट बनता है। 50% टोटल स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% में वाई क्रोमोसोम होता है। मतलब एक्स वाई से क्या बनता है, एक्स बनता है और एक वाई बनता है। अब अगर ये एक्स एक के साथ फ्यूज करेगा तो इससे क्या बनेगा, फीमेल, फीमेल चाइल्ड। और अगर ये वाई वाला एग के साथ फ्यूज करेगा तो इससे बनेगा मेल चाइल्ड। तो ठीक है, तो हमारी दुनिया में जो भी मेल और फीमेल चाइल्ड है वो इसी वजह से बनते हैं, ठीक है। तो बस यही है। उसके बाद यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये सब लिखा हुआ है कि नाउ सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन एंड हैव बीन ऑस्ट्रासाइज्ड एंड इल ट्रीटेड। मतलब उन पर अत्याचार किया जाता है इस कारण से कि एक्चुअली फीमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मेल्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेल का ही वाई क्रोमोसोम फ्यूज कर रहा है एक के साथ, है ना। बस ये सारी चीजें हैं। फिर क्या रहा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन कि हाउ इज द सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स के केस में क्या है, आपने पढ़ लिया कि एक ZZ है और एक ZW है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो क्रॉस करा के दिखा भी सकते हो, जैसे हम यहाँ पे क्रॉस करके दिखा देते हैं आपको, एक मिनट को। लाइक यहाँ देखो, अगर हम लिखें ZZ क्रॉस विथ ZW तो यहाँ से गैमेट बनाओ, देखो सेम टाइप का गैमेट Z बनेगा, यहाँ से डिफरेंट टाइप गैमेट्स Z और W। तो इससे क्या बनेगा ZZ, इससे क्या बनेगा ZW। अब अगर हम बोलें कि ZZ साथ में है, Z और Z साथ में है, Z और Z, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, इससे बनेगा मेल। यहाँ पर मेल होमोजाइगस होता है, ठीक है, और इससे क्या बन जाएगी, फीमेल, ठीक है। तो ये है मेल और ये है फीमेल, इस तरह से होता है। तो वही लिखा है कि ये कैसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ उल्टा है, यहाँ फीमेल हेट्रोजाइगस है और मेल होमोजाइगस है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इज द स्पर्म और द एग रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चिक्स। बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एग इज रेस्पॉन्सिबल, एग इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। बस यही था। अच्छा, इसमें एक चीज और है, सेक्स डिटरमिनेशन हनी भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं उसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ दूं तो आपके पास एनसीईआरटी होगी नई वाली। ये ओल्ड एनसीईआरटी में का स्क्रीनशॉट है, फिर से वही बात एक बार रीड कर देते हैं। द सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी इज, ये कौन सा पेज पर है, 87 नंबर पेज पर है, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन किस पे डिपेंड कर रहा है कि n आ रहा है या 2n आ रहा है। सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब n मतलब एक सेट, या 2n मतलब दो सेट, ठीक है। एन ऑफस्प्रिंग formed from the union of sperm and egg develops as a female, ठीक है। क्वीन या वर्कर, आपको जो नोट्स लिखा है वहां देखो वही चीज लिखा हुआ है। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल मिलेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेल मिलेगा। तो फीमेल में दो चीज है, क्वीन या फिर वर्कर। क्वीन जो है वो फर्टाइल है, और जो वर्कर है वो स्टेराइल है, नॉन फर्टाइल है, ठीक है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है जो पार्थेनोजेनेसिस से बन रहा है उससे मेल बनेगा, जो कि हैप्लॉइड है, जो कि ड्रोन कहलाता है। दिस मींस दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, n होते हैं, ठीक है, हाफ होते हैं। द फीमेल्स आर डिप्लॉयड, उनके पास डबल नंबर क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है, 2n है, 32 होता है उसका नंबर, ठीक है। मेल्स हैप्लॉइड होता है, इसके पास 16 क्रोमोसोम है, ये लिखा है। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, क्योंकि एक हैप्लॉइड बन रहा है एक डिप्लॉयड बन रहा है, इसलिए हैप्लोडिप्लॉयड। एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज द मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय माइटोसिस, यहाँ पर जो मेल है वो स्पर्म बनाएगा बाय माइटोसिस, ठीक है। डू नॉट, और एक बात ये भी है कि इसमें दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स। एक बात तो समझा दे इसको मेरे को, ये देखो यहाँ पर जो मेल बन रहा है, ये देखो मेल यहाँ पे जो बना, ये देखो मेल बना, ये जो मेल बना है इसका कोई फादर नहीं है, फीमेल से आया है। देखो ये कहाँ से आया है, अगर इसको ट्रेस करो ऊपर की तरफ तो ये फीमेल से आ रहा है ना, इसका कोई फादर ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई फादर है ही नहीं। तो ये फीमेल कहाँ से आएगी, इसका कोई फादर रहा होगा, तो फीमेल का फादर रहा होगा, बट मेल का कोई फादर नहीं है। तो फीमेल का जो फादर है सोचो, ठीक है, वो इस मेल का क्या लगेगा, इस फीमेल का जो फादर है, फीमेल का तो फादर होता है ना, क्योंकि वो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रही है, वहां पर गैमेट्स यूज कर रहे हैं।
तो इसका जो फादर होगा वो इस फीमेल के बच्चे का क्या लगेगा, नाना लगेगा ना, ठीक है। तो ये देखो जैसे कि अपने बारे में सोच लो कि हमारी जो मम्मी है, मम्मी के जो पिताजी हैं, वो हमारे नाना लगेंगे, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इंग्लिश में ग्रैंडफादर दादाजी को ही बोलते हैं, ठीक है, और नाना जी को ही बोलते हैं। तो ये मैटरनल मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब यहाँ पर हो गए मम्मी के पिताजी, ठीक है। तो इस मेल के कोई पिताजी नहीं है, बल्कि इसकी बस माता जी है, माता जी से डायरेक्ट हो रहा है, और माता जी का जो पिताजी है वो इस मेल के नाना है, ठीक है। तो इट हैज ओनली नाना जी, इट हैज ओनली नाना जी, कोई पिताजी नहीं है, नो पिताजी। समझ में आ रहा है बात? वही लिखा है यहाँ पर, इसके फादर नहीं होते, बिना फादर के ही हो जाता है, ये सिर्फ मदर से बन रहा है। ओके, दैट्स इट। तो ये हो गया ये चैप्टर का आज का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद म्यूटेशन का है, म्यूटेशन कराएंगे, और म्यूटेशन के बाद पेडिग्री एनालिसिस है, और फिर डिसऑर्डर्स पढ़ना है, चैप्टर जाएगा खत्म। तो 4 क्लास मिनिमम जाएगा, ये 3 से 4 क्लास हो सकता है जाए, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ते रहो, फिर क्लास करते हैं खत्म आज का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अच्छा, यहाँ पर ही मेल और फीमेल कट गया क्या हमको? चलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।